हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी कंडीशंस होगी जिसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स में डिपोजिशन होने वाला है किसका, लिपिड्स का, फैट्स का या प्लेटलेट्स का, है ना। इसकी वजह से क्या होने वाला है, कंप्लीट या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होने वाला है, रुकावट डेवलप होने वाली है किसमें, ब्लड वेसल्स में। इसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसमें क्या होने वाला है, उसमें होने वाला है कंप्लीट या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और डिक्रीज किसके कारण होगा इसमें, क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो डेवलप होगा डिपोजिशन के कारण, अबनॉर्मल जो डिपोजिशन है उसके कारण डेवलप होने वाला है क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस, लिपिड का, फैट का और प्लेटलेट्स का। ठीक है। अब इसके डेवलप होने की वजह, इसके कुछ कारण हैं, उन कारण को हम अगर समझे ना तो इसके जो कारण हैं वो ये हो सकते हैं कि कुछ तो होते हैं रिस्क फैक्टर, है ना। अब जो रिस्क फैक्टर हैं उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। जो पहला रिस्क फैक्टर है हमारा उसको हम बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल, ऐसे रिस्क फैक्टर जिनको हम बदल नहीं सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जिनमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है मॉडिफाइबल, ऐसे रिस्क फैक्टर जिनको हम क्या कर सकते हैं, चेंजेज कर सकते हैं, देखो बदल सकते हैं, है ना। चेंजेज अगर हम कर सकते हैं तो इसको हम मॉडिफाइबल बोल रहे हैं। अगर इसमें चेंजेज हम नहीं कर सकते हैं, नॉट चेंजेबल जो कंडीशंस हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है ना, उनमें हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, जेनेटिक मेकअप, है ना। जैसे हमारा देखो, मेकअप जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है किसी भी चीज को क्या दिखाना, सुंदर दिखाना, है ना। जिसके आले मतलब कोई चीज नॉर्मल से ऊपर कुछ चीजें चढ़ाई गई हैं, किसी भी चीज की कोई परत चढ़ाई गई है उसको हम मेकअप बोलते हैं, है ना। हाँ वो मेकअप, मेकअप समझ रहे हो। मतलब ऐसा समझें, जेनेटिक जो वर्ड है इसमें क्या होगा कि जीन्स में ही ऐसी कुछ कंडीशंस हमें ऑलरेडी प्रेजेंट मिलेगी कि जेनेटिक मेकअप के कारण कि फादर से बेटे में, बेटे से नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब कोई जीन है जो जिम्मेदार है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस बीमारी को कंटिन्यू फॉरवर्ड करने के लिए। इस बात को हम बोलते हैं जेनेटिक मेकअप, अंडरस्टैंड। दूसरी होती है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं, कुछ फैमिली जिससे ऐसी होती हैं कि जिनमें कंटिन्यू ये चीजें चलती रहती हैं, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तीसरा होता है हेरिडिटी, आनुवांशिक रूप से। चौथा है एज, उम्र 50 है तो 30 उम्र नहीं कर सकते, उम्र 90 साल है तो हम 40 साल नहीं कर सकते। दूसरा है सेक्स, मेल है तो हम फीमेल नहीं कर सकते, फीमेल है तो हम मेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रेस, रेस का मीन्स होता है जाति। अब जाति का मतलब है कि ये अफ्रीकन है, अमेरिकन है, एशियन है, इसको हम रेस बोलते हैं, है ना। तो हम बात कर रहे थे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की। तो नॉन मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें हमने देखा कि कुछ चीजें हैं जो बदली नहीं जा सकती हैं। तो उनमें सबसे पहले जो चीज हमारे सामने थी वो चीज थी जेनेटिक मेकअप। दूसरी जो है वो है फैमिली हिस्ट्री, हम किसी के परिवार को थोड़ी बदल सकते हैं। तीसरी है हेरिडिटी, आनुवांशिक चीजों को हम नहीं बदल सकते हैं। चौथी है एज, उम्र को नहीं बदला जा सकता। पांचवा है सेक्स। छठा है रेस, किसी की जाति नहीं बदली जा सकती कि एशियन है तो हम उसको अमेरिकन बना दें या अमेरिकन है तो उसको हम अफ्रीकन बना दें। ठीक है।
अगली बात करते हैं हम लोग मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिनको हम चेंज कर सकते हैं, मे बी चेंजेस सम रिस्क फैक्टर। सब सोचता है कि ओबेसिटी, देखिए ओबेसिटी जो है उसको हम बोल सकते हैं कि मोटापा, है ना। मोटापे को हम बदल सकते हैं, हाँ बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स जो है वो क्या है, ओबेसिटी है। अब बात करें ना कि ओबेसिटी में क्या होता है कि जो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी होती है, जिसकी बीएमआई मोर देन 30 to 35 हो, है ना, जो मेटाबॉलिक जो इंडेक्स है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, 30 से ज़्यादा होना चाहिए। सेंट्रीपिटल ओबेसिटी हो, विसरल फैट हो, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ये अब्डोमन या ग्लूटियल थाइस, यहाँ पे फैट बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होने वाला है इसमें, इसमें होने वाला है कि पेशेंट को मोटापा हुआ, है ना, ओबेसिटी हुई, ओबेसिटी हुआ तो जो लिपिड है ना, कोलेस्ट्रॉल है, वो इंक्रीज होने वाला है। और कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा तो हमने वही तो देखा है कि फैट और लिपिड जमा हो रहे हैं, किसमें, ब्लड वेसल्स की वॉल्स में। तो ब्लड वेसल्स की वॉल में ओबेसिटी में क्या होगा, लिपिड की जो प्रोफाइल होगी या कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और क्या क्या इंक्रीज हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड, जो ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो इंक्रीज होने वाला है इस पेशेंट में। कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो इंक्रीज होने वाला है इस पेशेंट में, है ना। लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन्स है उनका लेवल इंक्रीज होने वाला है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, देखो एलडीएल वीएलडीएल ये जो दोनों हैं ये इंक्रीज होने वाली हैं। इनको हम गुड लिपिड्स नहीं बोल सकते हैं, ये बैड लिपिड्स के फॉर्म में होते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एलडीएल और वीएलडीएल का लेवल भी क्या होने वाला है, यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। और डिक्रीज क्या होने वाला है, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिनको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हैं या गुड लिपिड्स या गुड फैट बोल सकते हैं। तो एचडीएल जो है वो डिक्रीज होता है ना। एचडीएल डिक्रीज होगा तो इसका मतलब हेल्दी जो फैट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम लोग, ओबेसिटी का कारण था कि फैट जमा हो रहा है, और फैट और लिपिड जो है वो जमा होता है ब्लड वेसल्स की वॉल में, ये बात तो हमको पता थी, हमें किसी के कान में पूछने की जरूरत नहीं थी, ये बात हमें पता थी। ये बात कि किसी को देख करके हम ऐसा बता सकते हैं कि इस पेशेंट में ओबेसिटी है, और ओबेसिटी है तो कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, और कोरोनरी आर्टरी है तो एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि लिपिड जमा हो रहा है, फैट जमा हो रहा है, राइट। जितने भी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, जो वीएलडीएल थे इनका लेवल बढ़ रहा है, और एचडीएल जो था उसका लेवल डिक्रीज हो रहा है। पहला रिस्क फैक्टर मॉडिफाइबल में ओबेसिटी, क्लियर। दूसरा बात करते हैं हम लोग हैबिट्स की। देखिए जो हैबिट है, आदत है, अब ऐसा समझो कि भाई बीड़ीबाज है, हैबिट में स्मोकिंग हो सकता है ना, च्युइंगम हो सकती है जिसमें निकोटीन वाली च्युइंगम हो सकती है। तो स्मोकिंग में क्या करेगा, वो बीड़ी पिएगा, और जब बीड़ी पिएगा ना तो उसमें तंबाकू होती है, और जो तंबाकू होती है ना उसमें निकोटीन होता है। समझो भाई बीड़ीबाज है या सिगरेटबाज है, बीड़ीबाज है तो हम क्या बोलेंगे कि वो तंबाकू को यूज कर रहा है, और जो तंबाकू है उसमें निकोटीन होती है, और जो निकोटीन है ना वो ब्लड वेसल्स की जो इंटीमा लेयर है उस इंटीमा लेयर को क्या करती है, इरिटेशन करती है। और बार बार इरिटेशन होगा ना तो क्या होने वाला है, इंजरी होगी एंडोथीलियम में, जो ब्लड वेसल्स की सबसे सुपर लास्ट इंटरनल जो लेयर होती है, एंडोथीलियम जो कवरिंग लेयर होती है इंटरनल में, स्ट्रक्चर में, उसमें क्या होने वाला है, इंजरी होने वाली है। और इंजरी जो है वो इन्फ्लामेशन कोज करने वाली है, और जो इन्फ्लामेशन है उसी की वजह से तो क्या हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है। निकोटीन, भाई बीड़ीबाज, निकोटीन ने क्या किया, इरिटेशन किया इंटीमा लेयर को, इसकी वजह से इंजरी हुई एंडोथीलियम में, और एंडोथीलियम में क्या हुआ कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हुई,
और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होने के बाद में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ और एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा हम समझ रहे हैं यहाँ पे, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा है देखो हाइपरटेंशन। हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, ओबेसिटी हमने पढ़ लिया, हैबिट्स हमने पढ़ लिया। तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आता है ना। तो हाइपरटेंशन क्या हो सकता है, देखो ऐसा समझो कि हाइपरटेंशन, टेंशन का मतलब होता है प्रेशर, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। कहाँ पे होगा कि ब्लड वेसल्स में बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि बार बार बीपी इंक्रीज हो रही है। कंडीशन को रैशनलाइज समझने की कोशिश करो। ब्लड प्रेशर बार बार इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्राइक कर रहा है ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे, है ना। बार बार ब्लड वेसल्स रेस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, बार बार स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक कर रहा है किसके ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, है ना। तो ब्लड वेसल्स के ऊपर किया तो क्या होने वाली है, माइक्रोवास्कुलर इंजरी होने वाली है। किसमें, ब्लड वेसल्स की वॉल्स में। किसकी वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से। हम यही तो पढ़ रहे हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से क्या होने वाला है, बार बार स्ट्राइक होगी ब्लड वेसल्स के ऊपर, माइक्रोवास्कुलर इंजरी होने वाली है। और यही तो हमने देखा कि इंजरी हुई, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होगा बॉडी का, है ना। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है और इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेस है यही लीड करने वाली है एथेरोस्क्लेरोसिस को। कुछ बात समझ में आई। हाइपरटेंशन हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ और बार बार इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से स्ट्राइक है, वो बार बार स्ट्राइक हो रही है ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर। तो रिजल्ट में मिला माइक्रोवास्कुलर इंजरी। और ये माइक्रोवास्कुलर इंजरी जो है ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और जो माइक्रोवास्कुलर इंजरी थी, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो गया था, यही तो कोज है एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हो गया, एथेरोमा डेवलप हो चुका है वहां पे। चौथा फैक्टर है भाई डायबिटीज मेलाइटस। क्या हो सकता है डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज की जो ब्लड में कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाए, इसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और ये जो हाइपरग्लाइसीमिया है, देखो ग्लूकोज है तो ठीक है, नॉर्मल है तो भी ठीक है, लेकिन इंक्रीज हुआ तो जो कंडीशन होने वाली है ब्लड की वो हाइपर ऑस्मोलार हो जाएगी, है ना। हाइपर ऑस्मोलार कंडीशन होगी जिसको पॉलीफेसिया की कंडीशन में देखने को मिलता है हमें। तो इंक्रीज क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है लिपिड, इंक्रीज होने वाला है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल और लिपिड दोनों क्या होने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं। प्लेटलेट्स का एडिशन होने वाला है, क्लॉट का फॉर्म होने वाला है, थ्रोम्बोसिस होने वाला है ना। और इस कंडीशन की वजह से रीनल इंपेयरमेंट होंगे, जो किडनी है इसके फंक्शंस अफेक्ट होने वाले। हाइपरटेंशन होगा और वास्कुलर इंजरी होगी, ये उधर से भी होगा, ये इधर से भी होगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ थ्रोम्बोस का फॉर्मेशन हुआ, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हुई और यही क्या हुआ, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। ठीक है। पांचवा जो कारण है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, चेंजेबल जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है वो होता है हाइपर होमोसिस्टेनीमिया। हाइपर होमोसिस्टेनीमिया, हाइपर होमोसिस्टेनीमिया क्या होता है, इंक्रीज वेरी इंक्रीज होगा होमोसिस्टेन का लेवल, है ना। तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, इसके कोज हो सकते हैं कि पेशेंट को विटामिन B6 की कमी हो, B9 की कमी हो, B12 की कमी हो, है ना। अल्कोहलिक पेशेंट हो सकता है, दारूबाज हो सकता है, यहाँ पे दारूबाज हुआ, अब्यूजर हुआ। लीवर डिजीज हो सकती है जिसमें सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है। हाइपर होमोसिस्टेनीमिया, देखो ये लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, लीवर में ये सारी कंडीशंस होने वाली है। इंक्रीज होगा होमोसिस्टीन का लेवल, होमोसिस्टीन एक केमिकल होता है, इसका लेवल इंक्रीज हुआ। क्या कारण हो सकते हैं, विटामिन B6 की कमी, विटामिन B9 की कमी, विटामिन B12 की कमी, या फिर अल्कोहलिक दारूबाज पेशेंट हो सकता है या अब्यूजर पेशेंट हो सकता है। ठीक है। लीवर डिजीज, सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है उस पेशेंट में। ठीक है। तो ये सब कंडीशन है, तो क्या होने वाला है भाई, कोएंजाइम जो होते हैं
उनकी डेफिशिएंसी होगी। किसकी डेफिशिएंसी होगी? कोएंजाइम्स की डेफिशिएंसी होगी। और कोएंजाइम्स की डेफिशिएंसी क्या लीड करने वाली है? इंक्रीज हीमेटोक्रिट लेवल। इंक्रीज हीमेटोक्रिट लेवल। जो हीमेटोक्रिट लेवल जो है वो लीवर में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है, वो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाया तो क्या हुआ? बहुत सारी सेल्स बनी है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। जो कोलेजन सिंथेसिस है ये नहीं होगा, और कोलेजन सिंथेसिस नहीं हुआ तो जो हीमेटोक्रिट का जो लेवल है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो क्या होगा? इट इन्फ्लुएंस करेगा, ये इन्फ्लुएंस करेगा रीजनरेटिव जो प्रोसेस होती है किसकी? इंजर्ड वेसल्स की। कि बार बार जो इंजर्ड हुई वेसल्स है उनको ठीक करने की जो प्रोसेस है वो क्या हो गई? इन्फ्लुएंस हो गई, अफेक्ट हो गई। और हीलिंग नहीं होगा, हीलिंग नहीं हुआ तो क्या होगा? ओपन लीजन का फॉर्मेशन होगा। ओपन लीजन जो है ये थ्रोम्बोसिस क्रिएट करेगा, और जो थ्रोम्बोसिस है ये कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन को लीड कर रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा? कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन को लीड कर रहा है, और कंप्लीट जो ऑब्स्ट्रक्शन है यही तो एथेरोस्क्लेरोसिस है। छठा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, हाइपर फॉस्फेटेमिया। देखिए, अगर फॉस्फेट का जो लेवल है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाए ब्लड में, है ना, इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? हाइपर फॉस्फेटेमिया बोल रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। इससे क्या होगा? इससे हार्डनिंग या रिजिड होगी ब्लड वेसल्स। इससे क्या होगा? इससे होने वाला है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, स्टिफनेस होगी ब्लड वेसल्स में, स्पेशली आर्टरीज में। इस कंडीशन को बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। फिर क्या होगा? फिर होगा भाई वास्कुलर इंजरी। ठीक है, और वास्कुलर जो इंजरी है यही एथेरोस्क्लेरोसिस को क्या करेगी? लीड करेगी, क्योंकि वास्कुलर इंजरी तो होते ही इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है ना ये एथेरोस्क्लेरोसिस को क्या करती है? लीड करती है। राइट। अगला सातवां फैक्टर है पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी कैसे करेगी भाई? पर्सनालिटी करेगी, देखो मुझे बार बार गुस्सा आता है ना, एग्रेसिवनेस है। तो एग्रेसिवनेस का मतलब गुस्सा जब जब आएगा ना भाई, तब तब क्या होगा? पेशेंट का हाइपर टेंशन होने वाला है ना। एग्रेसिवनेस हुआ, एंगर हुआ, एरोगेंस हुआ, हॉस्टाइल पर्सनालिटी हुई, और या इगोइस्टिक पर्सनालिटी हुई। ये पर्सनालिटी के कुछ कारण हैं। अब या एक ही बात करें ना हम लोग, तो टाइप ए जो पर्सनालिटी होती है ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन करती है। कौन सी पर्सनालिटी? टाइप ए जो पर्सनालिटी है हार्मोनल फ्लक्चुएशन क्रिएट करती है। इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलता है हमें? एग्रेसिवनेस देखने को मिल सकता है, अंगर देखने को मिल सकता है, एरोगेंस देखने को मिल सकता है, हॉस्टाइल देखने को मिल सकता है, इगोइस्टिक पर्सनालिटी देखने को मिल सकती है। ये सारी चीजें इम्पेशंस को, भाई को सब कुछ जल्दी चाहिए। इम्पेशंस का मतलब क्या होता है? सब कुछ जल्दी, ऑन टाइम पे चाहिए इसको। अब ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसा नहीं हुआ तो भाई लोगों इंक्रीज होगा या क्या होगा? स्टिमुलेटेड होगा क्या? एएनएस, एएनएस एक्टिवेट है, कोर्टिसोल इंक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। और ब्लड प्रेशर हमें पता है क्या करता है? वास्कुलर इंजरी करता है। वास्कुलर इंजरी क्या करता है? इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को लीड करता है, और जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है ना ये किसको लीड करती है? एथेरोस्क्लेरोसिस को लीड करती है। ऐसा हमने देखा था, है ना। अगला है डाइट। डाइट अफेक्ट करती है, खाना भी ठीक करता है पेशेंट को? नहीं, अफेक्ट करता है। देखो डाइट कैसे अफेक्ट करेगी किसी भी पेशेंट को? जैसा हम सोचें कि पेशेंट ने हाई पर क्या लिया? इंक्रीज लेवल लिया डाइट में सोडियम का, इंक्रीज लेवल लिया कैलोरी का, है ना, इंक्रीज लेवल लिया सैचुरेटेड फैट का। भाई खाने की तो बात है, बहुत भाई नमक खा रहा है ना, बहुत भाई रोटी खा रहा है, और क्या खा रहा है? बहुत घी खा रहा है, और क्या खा सकता है वो? तो जो डाइटरी जो पैटर्न है इसमें क्या है कि इंक्रीज कंसंट्रेशन में सोडियम डाइट ले रहा है, इंक्रीज कंसंट्रेशन में कैलोरीज ले रहा है, इंक्रीज कंसंट्रेशन में सैचुरेटेड जो फैट होती है, सैचुरेटेड जिसको हम ट्रांस फैट बोलते हैं। अरे ट्रांस फैट का मतलब तुम लोग बाहर जाके बर्गर खा रहे हो, हाई फ्राइड जो चीज़ें हैं वो खा रहे हो, प्रोसेस्ड जो चीज़ें हैं वो खा रहे हो, पैक्ड जो चीज़ें हैं वो खा रहे हो,
कंसंट्रेटेड जो चीज़ें हैं वो खा रहे हो, अरे फास्ट फूड खा रहे हो, पानी पूरी खाए, वो सब सारी चीज़ें खा रहे हो आप लोग, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इंक्रीज होने वाला है किसका लेवल, कोलेस्ट्रॉल का, इंक्रीज होने वाला है ट्राइग्लिसराइड का लेवल, है ना। तो क्या होगा, अरे होना कुछ नहीं है, होना है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना। ब्लड प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ, ब्लड प्रेशर लीड करता है वास्कुलर इंजरी को, जैसा आप जानते हैं, और ब्लड प्रेशर ने वास्कुलर इंजरी को लीड कर दिया है तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, कैसे, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, है ना, वास्कुलर इंजरी, माइक्रोवास्कुलर इंजरी, इससे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस और एथेरोस्क्लेरोसिस। समझे बात को, ये सारी जो कंडीशंस थी ये क्या थी, ये ऐसी कंडीशंस थी जिनको हम मॉडिफाइबल कर सकते हैं। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होगी जिनको मॉडिफाई, जो नॉन मॉडिफाइबल जो कंडीशंस हमने पढ़ी थी ना, तो वो चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें कैसे करेंगे अफेक्ट, वो चीज़ें अफेक्ट करेगी। सबसे पहले हम जेनेटिक मेकअप की बात कर रहे थे, है ना। तो जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मेकअप में अगर किसी भी प्रकार का जीनोम फॉल्टी है, कोई फॉल्ट जीन है, जीन की जो स्ट्रक्चर है वो अबनॉर्मल है, जो प्रोन करती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज को, बात को समझने की कोशिश करना, कोई ऐसा जीन है जिसकी जो स्ट्रक्चर है ना, वो रिलायबल है किसके लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, तो क्या है, फॉल्टी जीन हुआ या तो हाइपरटेंशन, देखो कारण देखो कैसे कैसे कर सकता है, कोई फॉल्टी जीन है जो ब्लड हाइपरटेंशन जो है उसको कोज करने के लिए जिम्मेदार है ना भाई। तो हाइपरटेंशन हुआ, वही वास्कुलर इंजरी हुई और फिर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हुई और क्या हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। दूसरी चीज क्या है, दूसरी है कि कोई ऐसा जीन है जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस कोज करता है, जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस जो कोज करते हैं ना, उसमें क्या होने वाला है कि मेटाबॉलिक क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा फैट का लेवल, लिपिड का लेवल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में, तो यही तो जमा हो रहे हैं ब्लड वेसल्स में, है ना, या तो फैट हो रहा है, या तो कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, या तो लिपिड हो रहा है, और इसी के रिजल्ट में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस। समझ रहे हो बात को। अगला हम बात करते हैं हेरिडिटरी, दूसरा जो हमने देखा था ना हेरिडिटरी, कि किसी भी आनुवंशिकी जो है, जो चीजें हैं वो कैसे अफेक्ट करती है, या फैमिली जो हिस्ट्री है वो कैसे अफेक्ट करती है, यह अफेक्ट करती है प्रेजेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इन ओल्डर जनरेशन। भाई तुम्हारे बुजुर्गों में ये बीमारी थी, है ना, और उससे क्या हुआ, हमें देखने को मिला कि फैमिली हिस्ट्री से हमें देखने को मिला कि वहाँ जो पिछली पीढ़ियाँ थी वहाँ ऐसा कुछ देखने को हमें मिल रहा था इस पेशेंट में, है ना, किसमें, हिस्ट्री कलेक्शन में हमने चीज़ें देखी थी। तो क्या होगा, इंक्रीज रिस्क होगा किसका, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, जो अपकमिंग जो जनरेशंस है, आने वाली जो जनरेशंस है ना, उनमें ज्यादा रिस्क रहेगा किसका, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। अगली बात करते हैं रेस की, जाति की। जो नियर बाई जो रिएक्शंस होते हैं, रिलेशंस होते हैं, है ना, मोर चांस ऑफ फॉल्टेजेंस। एक छोटी सी बात समझे, जो अमेरिकन जो लोग होते हैं ना, अमेरिकन, उन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होता है। रेस की हम बात कर रहे हैं, तो रेस में क्या देखा हमने, हाई ब्लड प्रेशर, ये कारण है किसका, एथेरोस्क्लेरोसिस का भाई, किसमें, अमेरिकन्स में। और दूसरा एशियंस की हम बात कर लें, हमारी देख लें, पड़ोसी क्या देखें हम, एक्चुअली क्या होता है कि एशियन जो लोग होते हैं उसमें सेंट्रीपिटल ओबेसिटी पाई जाती है। सेंट्रीपिटल ओबेसिटी मतलब है फैट लिपिड का डिपोजिशन हो गया, और डिपोजिशन हो गया तो आर्टरीज में, वेन्स में, ब्लड वेसल्स में क्या जमा होने वाला है, फैट और लिपिड जमा होने वाला है, और ये जो फैट और लिपिड है ना, यही तो एथेरोस्क्लेरोसिस है। तो रेस का मतलब समझ गए, अफ्रीकी, अमेरिकन और एशियंस जैसे लोग हैं, अमेरिकन्स में हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है, हाइपरटेंशन होता है उनमें, समझ गए, और हाइपरटेंशन की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है।
और दूसरा एशियंस में सेंट्रीपिटल ओबेसिटी पाई जाती है। और ये जो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी है इसका कारण होता है कि फैट का इंक्रीज हो जाना, लिपिड्स का इंक्रीज हो जाना, और ये फैट लिपिड्स जो है इंक्रीज होंगे, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज होगा, एलडीएल और वीएलडीएल दोनों इंक्रीज होंगे, एचडीएल डिक्रीज होगा। ये जो कंडीशन एज की हम बात करें ना कि एज किस प्रकार से किसी पेशेंट को अफेक्ट करती है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, तो उसको हम इस प्रकार से देखेंगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो इंक्रीज होने वाला है किसमें, एज के साथ में। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो इंक्रीज होने वाला है एज के साथ में। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा समझे, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होने वाला है एज के साथ में। दूसरी बात है डाइटरी पैटर्न भी चेंज होने वाला है। तीसरी बात है मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो भी अफेक्ट होने वाली है। तो मैक्सिमम चांसेस में क्या होता है, इंक्रीज होने वाला है बॉडी का वेट, फैट का डिपोजिशन, लिपिड का डिपोजिशन, है ना। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट होने वाली है। तो एज के हिसाब से भी हम देखेंगे कि जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो इंक्रीज होता जाता है ना। अगला है हमारा मेल और फीमेल, जो सेक्स है उसमें देखें कि मेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है या फीमेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो जो मेल फीमेल का जो कंडीशन है इसमें अगर हम लोग देखें तो जो मेल होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इसके लिए, है ना। मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसका कारण होता है एंड्रोजन हार्मोन, है ना। जो एंड्रोजन हार्मोन होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार जो होता है वो होता है एग्रेसिवनेस के लिए, गुस्से के लिए जिम्मेदार होता है। और आपको पता है एग्रेसिवनेस इसका मतलब हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, वही वास्कुलर इंजरी, और वास्कुलर इंजरी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, वो सारी जो प्रोसेस है ऐसे कंटिन्यू जाती हैं और क्या करती है फिर एथेरोस्क्लेरोसिस को जनरेट करती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने देखा। अब क्या होने वाला है, होने वाला वो है कि किसी भी कंडीशन में जो पेशेंट है उस पेशेंट को क्या हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई। एथेरोस्क्लेरोसिस में होने के बाद में अब जो साइन सिम्टम्स हमें प्रोड्यूस होने वाले हैं वो हमने देखा था, या तो पेशेंट को क्या होगा, इस्केमिक डिजीज होगी या तो नेक्रोटिक डिजीज होगी। इस्केमिक डिजीज का मतलब उस पेशेंट में एंजाइना पेक्टोरिस जैसी कंडीशन हमें दिखाई देगी अगर कार्डियक प्रॉब्लम है तो इस्केमिक कंडीशन में केवल पार्शियली ब्लड लॉस हुआ है ना। जो पार्शियली जो ब्लड था वो पार्शियली ब्लड क्या हुआ, अब्रुप्ट हुआ है, ऑब्स्ट्रक्टेड हुआ है, तो कुछ परसेंट ऑक्सीजन तो जा रही है। लेकिन क्या हो कि सडन हो जाए, सीवियर हो जाए, अब्रुप्ट हो जाए, है ना, क्या हो जाए, सीज हो जाए, बिल्कुल कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए किसका, ब्लड सप्लाई का, तो क्या होने वाला है, वहाँ नेक्रोसिस होने वाली है। तो साइन सिम्टम में सीधी बात है चेस्ट पेन जैसा कुछ अपने को देखने को मिलेगा बाद, राइट। अब कुछ इसके लिए हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, है ना। डायग्नोसिस हम क्या करेंगे, देखो डायग्नोसिस करने के लिए हमें इतना पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी, लिपिड की कंसंट्रेशन नहीं बढ़नी चाहिए, है ना, वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे। हम क्या देख रहे थे, जो वास्कुलर जो स्ट्रक्चर्स है उसमें डिपोजिशन तो कहीं पर नहीं है, तो हम लोग ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस की जो कुछ कंडीशंस थी उसमें डायग्नोसिस का जो कारण होता है, जो डायग्नोसिस के जो कुछ टूल्स होते हैं उनमें हम क्या कर रहे हैं कि डायग्नोसिस हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कोज का पता लगाना है, हमें कंडीशंस का पता लगाना है ना, और हमें कॉम्प्लिकेशंस का पता लगाना है। तो डायग्नोसिस में क्या करेंगे, हम विजुलाइज करेंगे ब्लड वेसल्स को। इसके अलावा हम लोग जो लिपिड जो है, कोलेस्ट्रॉल जो है ना, वीएलडीएल जो है, एचडीएल जो है और एलडीएल जो है, इनके लेवल को हम क्या करेंगे, असेस करेंगे ब्लड में। अब इसके देखो मैनेजमेंट की हम बात करेंगे ना कि इसका मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। तो इसका मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो कुछ मेडिसिन हैं इसके मैनेजमेंट के लिए, वो हम यूज करते हैं। तो कुछ मेडिसिन कौन सी हो सकती हैं इसके मैनेजमेंट के लिए, कि देखो सबसे पहले जो मेडिसिन होगी किसके मैनेजमेंट के लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस के मैनेजमेंट के लिए। जैसे हम लोग बात करें कि सबसे पहले हम देख लें कि पेशेंट को प्लेटलेट का एडिशन नहीं हो, है ना, एंटी प्लेटलेट जो ड्रग्स हैं। दूसरा हम लोग बात करें कि
जो पेशेंट में इंक्रीज हुआ है कोलेस्ट्रॉल का लेवल, है ना, लिवोस्टेटिन, स्टेटिन जो मेडिसिन है उनका हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंटी प्लेटलेट जो ड्रग्स हैं, एस्प्रिन, है ना, इकोस्प्रिन, तो इन ये जो मेडिसिन है इनका हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि किसके कारण हुआ, है ना, और जो कारण है उसको खत्म करने के लिए या उसको इनहिबिट करने के लिए जिन दवाइयों का हम यूज करेंगे उनको मैनेजमेंट होता है, ये मेडिकल मैनेजमेंट है। तो मेडिकल मैनेजमेंट जो है उसमें हमने क्या किया कि एंटी प्लेटलेट ड्रग्स दी, है ना, एंटी लिपिडेमिक ड्रग्स दी, तो ऐसी ड्रग्स दी जिसमें लिपिड या कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिक्रीज हो, है ना। तो स्टेटिन जो होती हैं ड्रग्स होती हैं वो हमने दिया, एस्प्रिन जो है वो हमने दिया पेशेंट को। कुछ नर्सिंग जो कंसर्न है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसमें जो नर्सिंग कंसर्न है वो क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि नर्सिंग कंसर्न में कि किसी भी पेशेंट में एक तो लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करेगा कि उसको बोलना है कि भाई की सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को यूज मत करो। ऐसा नहीं अरे पूरे दिन भर सो रहा है, उबासी आ रही है, अरे कुछ हेल्दी जो एक्टिविटीज है ना, हेल्दी एक्टिविटीज का मतलब कुछ खेल सकते हो, कुछ दौड़ सकते हो, कुछ फिजिकल वर्क कर सकते हो, लेकिन कुछ तो करो, है ना, उसको फिजिकली एक्टिव रखना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है। दूसरा बात है कि पेशेंट की जो पर्सनालिटी है, एग्रेसिवनेस जो है, जो गुस्सा बार बार कर रहा था उस पेशेंट को, उस पर्सनालिटी को थोड़ा हमें चेंज करना है, पेशेंट को थोड़ा सोशली हमें बनाना है, राइट। तीसरी हम लोग क्या बात करें कि उस पेशेंट की जो डाइटरी पैटर्न था, भाई ले रहा है बाहर की, ले रहा है भाई गोलगप्पे खा रहा है ना, पानी पूरी खा रहा है, बर्गर खा रहा है, हाईली जो प्रोसेस्ड जो चीज़ें होती हैं, रेड मीट खा रहा है, उसी में तल तल के खा रहा है, रोज पकोड़े खा रहा है, समोसे खा रहा है। तो कहने का मतलब ये हाईली जो डीप फ्राइड जो चीज़ें हैं वो उसको हमें नहीं खिलानी है, डिक्रीज करना है। ऑयल लिपिड जो फैट है वो फैट बिल्कुल कम करनी है। फैटी जो सबस्टांस है, जो फैट, जो डाइटरी फैट जो फैट है उसको डिक्रीज करना है हमें। इसके अलावा जो कैलोरी जो ले रहा था उस कैलोरी को डिक्रीज करना है। तो कुछ हमें डाइटरी पैटर्न अपनाने हैं, है ना, एक्सरसाइज के लिए बोलना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से प्रिवेंट करना है ना, और पर्सनालिटी जो है उसको चेंज करना है। ये नर्सिंग कंसर्न है किसके, किसी भी पेशेंट जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। थैंक यू। और भाई लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है।